हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल के आज की इस क्लास में 3 फेज का पावर मेजरमेंट हम लोग देखेंगे। तो सर पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर का कंसेप्ट जो है वो क्या होता है, कैसे 3 फेज पावर हम लोग लाइन और फेज क्वांटिटी के फॉर्म में बताते हैं। अब आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही टॉपिक आपको मेजरमेंट सब्जेक्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, बट ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन द बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट। काफी सारी यूनिवर्सिटीज में बेसिक इलेक्ट्रिकल में इसका क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट विथ डेरिवेशन एक बड़ा क्वेश्चन आता है, दैट इज द पावर मेजरमेंट यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड। 2 वॉट मीटर मेथड जो होता है वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है और इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत कॉमन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और लेट्स सी कि किस सीक्वेंस में कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले तो, पावर मेजरमेंट using power measurement using 2 watt meter मेथड। देखिए वैसे तो पावर मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड्स हैं। डायरेक्टली ही आप पावर मेजर कर सकते हो यूजिंग n नंबर ऑफ वॉट मीटर, जितना फेज का सिस्टम है। क्योंकि स्पेसिफिकली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं 3 फेज एसी सिस्टम की। तो फॉर n फेज सिस्टम आप n नंबर ऑफ वॉट मीटर्स लगा लीजिए ना, सारे फेजेस का आपका आउटपुट बता देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली डील कर रहा हूं इन द बैलेंस सिस्टम, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ वॉट मीटर्स को मैं रिड्यूस कर सकूं? क्या 3 फेज के पावर मेजरमेंट के लिए मैं रिक्वायर्ड वॉट मीटर की संख्या को कम कर सकता हूं? तो उससे फायदा ये होगा कि जितने ऐसे 3 फेज के सिस्टम्स होंगे उन सब के लिए मुझे कम वॉट मीटर्स की जरूरत पड़ेगी और मैं उतना ही पावर मेजर कर पाऊंगा। होल कंसेप्ट यही है इस चीज का, ठीक है। मतलब होल इस थिंग की रिक्वायरमेंट यही है, इसीलिए हम लोग 2 वॉट मीटर मेथड पढ़ते हैं। अदर देन दैट पावर तो वॉट मीटर से ही मेजर होता, और वॉट मीटर से मेजर होता तो फिर 3 फेज है, 3 वॉट मीटर यूज कर लेते, तो इसमें तो कोई हैरानी की बात नहीं होती ना, नॉर्मल सी थिंग थी। बट 2 वॉट मीटर है इसीलिए स्पेसिफिक है, इसीलिए खास है ये मेथड कि 2 वॉट मीटर का भी यूज करके हम पूरे तीनों फेज का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको बताएगा ये सिस्टम। सो दिस इज बेस्ड अपॉन Blondel's theorem। Blondel's थ्योरम। पावर सिस्टम में आप लोग ब्लॉन्डेल थ्योरम पढ़ते हैं और ब्लॉन्डेल ने इसका एक्चुअल कंसेप्ट बताया हुआ था। ब्लॉन्डेल ने इसका तरीका बताया हुआ था कि क्यों हम 2 वॉट मीटर से ही मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है, विच स्टेट्स दैट, तो लिखेंगे आगे ब्लॉन्डेल थ्योरम विच स्टेट्स दैट for n phase unbalanced system, for n phase unbalanced system, the number of watt meters required for power measurement is n फेज का अनबैलेंस सिस्टम अगर है, अनबैलेंस सिस्टम हर फेज में अलग अलग क्वांटिटी होगी आउटपुट में, तो इन दैट केस उतने ही n नंबर ऑफ वॉट मीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन जनरल, ठीक है। बट फॉर n फेज balanced 3 phase system, we will require only n-1 watt meter। ये ब्लॉन्डेल ने अपने थ्योरम के आधार पे एक समराइज्ड फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ब्लॉन्डेल के स्टेटमेंट के आधार पे जो ब्लॉन्डेल ने बोला था
ठीक है, तो ब्लॉन्डल ने ये बोला था कि अगर आपके पास n फेज का अनबैलेंस सिस्टम है तो बेसिकली आपको देखा जाए तो मिनिमम n नंबर ऑफ वॉटमीटर्स की जरूरत पड़ेगी हर एक फेज का मेजरमेंट करने के लिए। और अगर n फेज का बैलेंस सिस्टम है तो हर फेज में अलग अलग वॉटमीटर लगाने की नीड नहीं है। n-1 3 फेज का सिस्टम है, 3-1 दैट इज 2 वॉटमीटर से भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। अब बात यह है कि क्या तरीका है, कैसे मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको लोड के बारे में समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ 3 फेज लोड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी है। ठीक है, तो 3 फेज में कितने टाइप के लोड्स हमको मिलेंगे। देखिए, हम लोग बेसिकली यहां पे बात करने जा रहे हैं अबाउट द बैलेंस्ड लोड्स। ठीक, कि बैलेंस लोड जो है वो कितने टाइप के होंगे। तो आपको पता है कि कनेक्शन वाइज हमारे पास स्टार कनेक्शन भी है, डेल्टा कनेक्शन भी है, तो दोनों के अंदर दो दो वैरायटीज होंगी। सबसे पहले होगा स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड, है ना, बैलेंस के फॉर्म में। फिर लिखेंगे स्टार कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड, लीडिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है भाई, डन। वैसे ही डेल्टा में भी होगा हमारे पास, सो वी विल राइट डेल्टा कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड और डेल्टा कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड। सो नेक्स्ट विल बी द डेल्टा कनेक्टेड लीडिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, तो बेसिकली देख करके आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ये जो लैगिंग पावर फैक्टर लोड है बेसिकली इट इज अ इंडक्टिव लोड, है ना। दूसरा वाला जो लीडिंग है वो कैपेसिटिव लोड है। डेल्टा में भी वैसे ही एक इंडक्टिव लोड का वैरायटी है और दूसरा जो है दैट इज अ कैपेसिटिव टाइप ऑफ लोड। ठीक, तो ये तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है। अब हमको ये देखना है कि स्पेसिफिक टाइप के कनेक्शन के हिसाब से क्या मेथड में कोई वेरिएशन आता है, क्या टाइप में कोई वेरिएशन आता है। आज की क्लास में आपको मैं स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड का डिटेल डेरिवेशन करवाने वाला हूं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो कई बार आपको डिफाइन नहीं करेगा कि कौन से टाइप के लोड के लिए, बस आपको स्टार या डेल्टा में से कोई एक डिफाइन करेगा। टाइप ऑफ लोड आपको खुद चुनना होगा कि आप अपनी मर्जी से किसी भी एक टाइप के लोड के लिए डिफाइन कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। पूरा 7 मार्क, 10 मार्क, 14 मार्क के रेंज में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज के लिए इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आज ये वाला डेरिवेशन अगर आप अच्छे से समझते हैं डिटेल में, ये मेथड अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास में डेल्टा में से एक वैरायटी करेंगे, वो और आसान लगेगा आपको, बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो इसको आज की क्लास वाले को ध्यान से समझना जरूरी है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, 3 फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस्ड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। बैलेंस्ड है, अज्यूम्ड है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं अलग से, बट आप एग्जाम में चाहे तो इसको मेंशन कर दीजिएगा कि हम लोग बैलेंस लोड के कंडीशन को शो कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर लोड है तो एक काम करते हैं, पहले इसकी सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा, स्टार कनेक्टेड है ना, तो यहां पर एक फेज का लोड जो है वो कनेक्टेड है भाई। ठीक है, यहां पर दूसरा, ओके डन। फिर ZPH लिख लेते हैं यहां। चलो, ये हो गया पर फेज इंपीडेंस हमारे पास हर एक इंडिविजुअल फेज के लिए। ठीक है, सो दिस इज आवर ZPH। हम लोगों ने ये माना कि लैगिंग पावर फैक्टर लोड है और चूंकि बैलेंस्ड है सिस्टम तो तीनों ही फेजेस में यही कंडीशन है। ठीक है, ओके। अब हमको यहां से पावर मेजरमेंट करना है, RYB पहले मेंशन कर लेते हैं। तो ये मेरा R फेज है, ये चूंकि स्टार है इसलिए यहां पर होगा न्यूट्रल। दिस इज माय Y फेज एंड दिस वन इज B फेज। ठीक,
बी को कॉमन रख लेते हैं क्योंकि दो ही वॉट मीटर लगाने वाला हूं। आप सबको पता है कि वॉट मीटर के अंदर दो चीजें होती है। वॉट मीटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन तो हम सब जानते हैं ना। वॉट मीटर में एक होती है हमारे पास करंट कॉइल और दूसरी होती है प्रेशर कॉइल। ठीक है, ये वॉट मीटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन। दिस इज आवर करंट कॉइल, दिस इज आवर प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल नाम से समझ में आ रहा है करंट मेजरमेंट के लिए यूज होता है, एंड प्रेशर कॉइल पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए। प्रेशर कॉइल को ही हम लोग पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं कई बार। ये पोटेंशियल या वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों क्यों मेजर करना पड़ता है? क्योंकि वॉट मीटर यानी कि पावर मेजरमेंट करेगा, एंड पावर इज गिवन एज VI। तो आपको पोटेंशियल और करंट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको आउटपुट वॉट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। ठीक है, दैट इज योर वॉट मीटर। तो इसके लिए मुझको करंट कॉइल के लिए करंट वाली ब्रांच चाहिए होगी, और पोटेंशियल जो होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, तो किसी एक को कॉमन रखते हैं हम लोग यहां से। ठीक है, तो इस केस में बी को मैं एज अ कॉमन यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, और वाई पर एक फेस जो है वो लगा देंगे, मतलब वॉट मीटर का एक करंट कॉइल जो है वो वाई फेस पर कनेक्ट कर लेंगे, और एक आर फेस तो है ही। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो एक करंट कॉइल इसका आर फेस पे कनेक्ट कर लिया, प्रेशर कॉइल। देन इसके बाद इसकी भी करंट कॉइल आर फेस पे कनेक्ट कर लिया, इसकी प्रेशर कॉइल यहां पर। ठीक है, ये बन गए हमारे दो वॉट मीटर्स। वॉट मीटर W1, दिस इज आवर वॉट मीटर W2। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं किसी को भी। सर्किट ध्यान देते जाइएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। कहीं पे भी अगर लगेगी डाउट है, कमेंट सेक्शन में तुरंत लिख दीजिएगा कि सर इस पॉइंट पे डाउट है, समझाइए। अगली क्लास में वो वाला डाउट आपका मैं कवर कर लूंगा। ठीक, चलो ठीक है। तो कितने वॉट मीटर्स लगाए यहाँ पे? 2 वॉट मीटर लगाए। कौन कौन सा फेज दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज आवर आर फेज। वहां से देखें तो दिस इज आवर वाई फेज, और सबसे नीचे जो है दैट इज बी फेज। दिस इज आवर वॉट मीटर W1, दिस इज W2। ये इसका करंट कॉइल है, दिस इज इट्स प्रेशर कॉइल। दिस इज करंट कॉइल, दिस इज प्रेशर कॉइल। ठीक है, एकदम क्लियर है पूरा का पूरा डायग्राम। अब मुझे जल्दी से ये बताइएगा कि इस वॉट मीटर के थ्रू जाने वाली करंट जो होगी वो लाइन करंट होगी कि फेज करंट होगी? सबसे पहले ये क्लियर करिए। वॉट मीटर कहाँ कनेक्टेड है? लाइन में कनेक्टेड है ना, एंड लाइन टू लाइन पोटेंशियल दिखा रहा है। तो वोल्टेज जो होगी वो लाइन टू लाइन पोटेंशियल होगी, और करंट जो जाएगी इसके थ्रू लाइन की करंट जाएगी, ना कि फेज की करंट। ठीक, हालांकि स्टार कनेक्शन है तो आप बोल सकते हो कि सर जो लाइन करंट है वही फेज करंट है, बट टू बी वेरी एक्यूरेट हम लोग सबसे पहले यही बोलेंगे कि हम यहां से लाइन करंट के फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि हमारा वॉट मीटर लाइन पर कनेक्टेड है। ओके डन। कौन कौन सी लाइन करंट है? और चूंकि वो लोड है इसलिए करंट की डायरेक्शन पे बिल्कुल स्पेसिफिक रहिएगा। दिस इज करंट IR, यहां से जाने वाली करंट है करंट IY, एंड दिस करंट इज IB। ठीक है, तीनों करंट्स क्लियर, सब लाइन करंट्स। व्हाट अबाउट द फेज करंट या फेज लाइन वोल्टेजेस? सॉरी, लाइन वोल्टेजेस क्या क्या है यहां पर? तो भाई लाइन वोल्टेज के लिए देखिए R से Y के बीच में आपके पास होगा VRY। ठीक है, फ्रॉम R टू Y VRY। Y से B के बीच में क्या होगा सर? यहां थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैं, नोट्स में आप देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, VYB। और सर R से B के बीच में VBR, बिल्कुल R से B के बीच का पोटेंशियल VBR, जिसको कि VRB लिखेंगे हम लोग। ठीक है, RB लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। ठीक है, सारा डायरेक्शन क्लियर। बाकी इधर अंदर तो आप सब चीज डिफाइन कर सकते हो। देखो यही करंट जब अंदर आया तो इट विल बिकम I, R से N की तरफ जा रहा है। ये करंट अंदर आया तो IYN, ये करंट अंदर आया तो IBN। पोटेंशियल्स को भी आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हो। कैसे? देखिए पोटेंशियल भी यहां पे लिखेंगे तो दे विल बी VRN फेज वोल्टेज, VYN फेज वोल्टेज, एंड VBN B से N के बीच का फेज पोटेंशियल। तो इतना डायग्राम जो है ये आप लोग बना सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, बस कंसेप्चुअली खुद आपको सारी चीजें अगर क्लियर है कनेक्शन तक की तो। ठीक, अब एक्चुअल कहानी शुरू होती है। क्योंकि मैं बैलेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं
सिंस बैलेंस सिस्टम, तो इसीलिए मैं ये चीज लिख सकता हूं कि जितने भी VRY है, VBR है या VYB है, ये सबको कलेक्टिवली VL लिख सकता हूं। ऐसे IR, IY और IB सब बैलेंस्ड है, इसलिए सब इक्वल होंगे और इन सबको कलेक्टिवली IL लिख सकते हैं। ऑल्सो आई कैन से VNR, सॉरी इस बार NR नहीं है, इस बार RN है, लोड है ना इसलिए RN, VYN इक्वल्स टू VBN। ये सबको मैं VPH लिख सकता हूं ना, कलेक्टिवली सब इक्वली वैल्यू के हैं। और वैसे ही IRN इक्वल टू IYN इक्वल टू IBN, इनको भी कलेक्टिवली IPH लिखा जा सकता है। तो इतना नोटेशन एकदम स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हम क्या नोटेशंस यूज करने वाले हैं। तो इसके आगे का एक्सप्रेशन इस आधार पे चलेगा इन द जनरलाइज्ड फॉर्म, ताकि बार बार आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके डन। अब बात करते हैं जरा वॉटमीटर की रीडिंग की। पहला वॉटमीटर क्या रीड कर रहा होगा? वॉटमीटर रीडिंग ऑफ W1। जरा सोच के बताइए W1 वॉटमीटर जो है वो अभी क्या रीड कर रहा होगा? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसकी करंट कॉइल क्या रीड कर रही होगी। डायग्राम देखेंगे, ठीक है, और फिर प्रेशर कॉइल क्या रीड करेगी वो देखेंगे। देखिए W1 से कौन सी करंट जा रही है, इसकी करंट कॉइल के थ्रू IR करंट जा रही है। क्या रीड कर रहा होगा ये? IR रीड करेगा सर। ओके, करंट कॉइल की रीडिंग है IR, उसकी प्रेशर कॉइल क्या रीड कर रही होगी? इसकी प्रेशर कॉइल पे क्या रीडिंग आ रही होगी? VRY। पक्का यही है, सोचो। देखिए इसकी प्रेशर कॉइल क्या रीड कर रही होगी? इसकी प्रेशर कॉइल ना R से Y नहीं, R से B पे जुड़ी हुई है। ओहो, अभी गलती हो जाती है यहाँ। तो इसकी प्रेशर कॉइल तो VRB रीड कर रही होगी, ठीक है। तो VRB इसने रीड किया होगा। तो बताओ कि जरा ओवरऑल वॉटमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा इस समय पे, इस पॉइंट पर? तो ये शो करेगा W1 इज इक्वल टू, W1 मतलब उसकी रीडिंग की बात कर रहा हूं। क्या रीडिंग शो करेगा? पावर की रीडिंग शो करेगा। और पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है? VI cos phi। तो V में होगा VRB इंटू IR इंटू cos एंगल बिटवीन IR एंड VRB, इन दोनों के बीच का एंगल शो करेगा वो कॉस के अंदर। तो पूरी कहानी ये है कि इसी एंगल को आपको ट्रेस करके निकालना है। सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ W1, ठीक। अब मैंने बोला कि सब चीज को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। ये VRB कौन सा वोल्टेज है? लाइन की फेज। तो आप चेक कर लो यहाँ पे VRB जो है वो, ये देखो लाइन वोल्टेज है ना, ठीक। करंट भी लाइन की करंट है। तो आई कैन से कि W1 इज इक्वल टू VL IL cos phi 1, और साइड में मैं लिख सकता हूं कि phi 1 जो है इट इज द एंगल बिटवीन VRB एंड IR। ये इतनी चीज क्लियर हो गई एज द फर्स्ट वॉटमीटर्स रीडिंग। पहले वॉटमीटर की रीडिंग मुझको यहां से समझ में आ गई, ठीक है, डन। अच्छा, दूसरा वॉटमीटर क्या रीड कर रहा होगा? इसको भी डायरेक्टली बता सकते हैं अब तो आप। नाउ रीडिंग ऑफ वॉटमीटर W2। W2 क्या रीड करेगा भाई? तो इस पे भी आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से। करंट कॉइल क्या रीड करेगी? क्योंकि एकदम स्टार्टिंग है ना, इसलिए मैं सारी चीजें एक करके डिटेल में बता रहा हूं। कल की क्लास में देखिएगा ये सब चीजें एकदम स्पीडली फटाफट से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी समझ आ चुका होगा। करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल दोनों की रीडिंग आप लोग खुद से बताइए अपनी कॉपी में देख के। चलिए देखते हैं करंट कॉइल की रीडिंग, पहले देखते हैं। तो सेकंड वाले वॉटमीटर से देखिए करंट कॉइल IY करंट को रीड कर रहा होगा और प्रेशर कॉइल VYB को रीड कर रहा होगा, ठीक है। करंट कॉइल की रीडिंग है IY और प्रेशर कॉइल की रीडिंग है VYB। तो इसका मतलब जो W2 की रीडिंग है दैट विल बी VL IL cos of phi 2।
और फाई 2 क्या होगा यहाँ पे? फाई 2 होगा एंगल बिटवीन, फेज एंगल बिटवीन दिस वी वाई बी एंड आई वाई। तो इससे इतनी दूर तक का पिक्चर तो क्लियर हो जाता है कि अननोन क्या है, फाइंड क्या करना है हमको। देखो VLIL तो नोन है, ठीक है, VLIL हमको पता है, फाई की वैल्यू नहीं पता। फाई 1 फाई 2 दोनों अननोन है हम लोगों के लिए, जिसके लिए आपको फेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि फेजर क्या बता रहा है इसके बारे में। कनेक्शन डायग्राम है हमारे पास ऑलरेडी, स्टार वाला जो फेजर बनाए थे याद है आपको, वहीं से आपको इसका क्लू मिलेगा। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फाई 1 एंड फाई 2। So finding phi 1 and phi 2 कैसे फाइंड करें? फेजर डायग्राम ड्रॉ करें इसके लिए। चलो ठीक है, तो सबसे पहले आपको VRB एंड IR के बीच का एंगल फाइंड करना है। उसके बाद क्या फाइंड करना है? VYB एंड IY, ये दो एंगल फाइंड करना है। सो दिस विल बी योर phi 1 एंड दिस विल बी योर phi 2। ठीक, एक ही फेजर बनेगा, देखिएगा उससे पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद होगा पिछला जो हम लोगों ने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था, उसके हिसाब से अगर देखें यहां सभी वोल्टेजेस को आप इस फॉर्म में शो कर सकते हो। स्टार का फेजर आप सबको याद होगा, हम लोगों ने बनाया था 120 डिग्री अपार्ट सभी फेज पोटेंशियल्स। VRN, VYN, VBN, ठीक, इन सबके बीच का फेज डिफरेंस 120 डिग्री। ठीक है, डन। इनका नेगेटिव फेज भी ड्रॉ किया हुआ था हम लोगों ने, इसको एक्सटेंड किया इस तरफ VRN, इसको एक्सटेंड किया VYN, इसको एक्सटेंड किया VBN। ठीक है, चलो ये एक्सटेंशन भी बना लिया। सो दिस विल बी माइनस ऑफ VYN माइनस ऑफ VRN एंड माइनस ऑफ VBN। क्या सर पूरा इसका पूरा फिर से ट्रेस करवा रहे हैं क्या? पूरा नहीं ट्रेस करा रहा हूं, जितना रिक्वायर्ड होगा सिर्फ उतना ही पोर्शन ट्रेस करिएगा। ठीक है, कुछ एडिशनल आएगा बीच में, वो मैं बताऊंगा आपको। सो इसकी वजह से ये कितना हुआ, 60 डिग्रीज में ब्रेक हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कौन से लोड के लिए पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए। तो लैगिंग पावर फैक्टर लोड या इंडक्टिव लोड का कंडीशन ऐसा होता है कि यहां पर करंट विल लैग फ्रॉम इट्स पोटेंशियल। लाइन करंट है या फेज करंट है, तो फेज करंट अपनी फेज पोटेंशियल से लैग करेगी बाई सम डिग्रीज, कितने डिग्रीज से नहीं पता, लेकिन लैग करेगी। आइडियल होता तो 90 डिग्री बोल देते हैं हम लोग, बट यहां आइडियल का केस तो है नहीं। तो आई कैन से यहां पर अगर मैं करंट ड्रॉ करूं, लैग करता हुआ दिखाऊं करंट को, इट विल बी IRN। IRN अपनी VRN से लैग करेगी बाई 5 डिग्रीज। ये 5 कितना है? अननोन है, लेकिन चूंकि बैलेंस्ड है इसलिए हर जगह बराबर रहेगा। तो हर जगह मैं ये चीज शो करूंगा, है ना, इससे लैग करती हुई करंट, इससे पीछे चलती हुई, और यहां इससे पीछे चलती हुई। ठीक है, so this will be IRN। और इससे पीछे चलती हुई करंट ये भी होगा बाय 5 डिग्रीज। कौन सी करंट है? I, तो RN नहीं होगा, IYN और IBN, IYN। ठीक है, 5 डिग्री से पूरे पे नहीं जाना है, आपको बस एक पोर्शन को एनालाइज करना है। अब देखिएगा यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो IRN आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, हमको VRB देखना है। VRB कहां से आएगा बताइए? वी नो दैट VRB इज VBN माइनस VRN। एक्सप्रेशन इसका ऐसे ही बनेगा, फेज के फॉर्म में लाइन क्वांटिटी को अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो। ठीक है, तो VRN, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, माइनस VBN के फॉर्म में ये डेटा एक्सप्रेस होगा, VR माइनस VB। हाँ ठीक है, तो VRN माइनस VBN। ठीक, VRN कहाँ है? यहां पे, और माइनस VBN कहाँ है? इस जगह पर। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट बना दूं
पैरेललोग्राम का रूल अगर अप्लाई करते हुए इन दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट ट्रेस करें, बोर्ड के बाहर चला जाएगा। तो अभी के लिए मैं उतनी दूर तक नहीं लेके जाता हूं इसको। अभी के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि अगर इसका मैं रिजल्टेंट ट्रेस करता हूं तो इट विल बी समवेयर हियर, यहां कहीं पे आएगा। क्या आएगा? ये पोटेंशियल VRB। आपको किसके बीच का फेज एंगल पूछा है? आपको VRB और IR के बीच का फेज एंगल पूछा है। सर यहां तो IRN लिखा है। अरे स्टार कनेक्शन है ना, तो स्टार में आप बोल सकते हो ना कि IRN जो है वही IR है, क्योंकि स्टार में तो करंट्स की वैल्यू लाइन और फेज दोनों में इक्वल होगी। तो VRB और IRN के बीच का जो एंगल होगा यही आपका φ1 होगा। अब ये φ1 कैसे बताओगे वो सोचिएगा। देखिए इनिशियली -VBN और VRN के बीच 60 डिग्री का डिफरेंस हमको पहले ही दिख गया था। इसके बाद थोड़ी देर के लिए इस करंट को इग्नोर करिए, तो मैंने यहां पर जो VRB बनाया एज अ रिजल्टेंट, उसने इसको 30 और 30 डिग्री में ब्रेक किया। मतलब ये पूरा पोर्शन मुझको 30 डिग्री का मिला और इतना पोर्शन ये भी 30 डिग्री के फॉर्म में ब्रेक हुआ। ठीक है, तो ये इतना हिस्सा 30 डिग्री का है, इसमें से अगर मैं φ माइनस कर दूं तो φ1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, सो आई कैन से, therefore I can say φ1 is 30 minus 5। खुद देख सकते हैं फेजर के अंदर आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। φ1 मिल गया 30 minus 5। ऐसे ही दूसरे कंडीशन पे आते हैं। नाउ VYB एंड IY, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो VYB को डिकोड कर लो। कैसे लिखोगे? VYB दैट इज VYN माइनस VBN, ऐसे लिखेंगे ना। तो देखिए VYN यहां पे है और माइनस VBN कहां पे है? माइनस VBN यहां पे। इन दोनों का रिजल्टेंट बनाइए जरा। ये भी नीचे कहीं जाएगा इधर, तो अभी इस तक नहीं जा रहे हैं, बट हम लोग यहां से इसको ऐसे सीधा ड्रॉ कर सकते हैं और यहां इसका नाम लिख देते हैं VYB। VYB के बनते ही ये जो टोटल 60 डिग्री का एंगल था, ये हिस्सा अब 30 डिग्री का हो गया, ये भी पोर्शन अब 30 डिग्री का हो गया। और मुझे किसके बीच का एंगल देखना है? IYN है यहां पे करंट। मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग को क्लियरली विजिबल हो। ये जो करंट है दिस इज IYN और यहां का जो φ है दिस इज आवर φ2। नो नॉट दिस, IYN इससे 5 डिग्री से लैग कर रहा है, φ2 नहीं है। अब मुझे जो φ2 फाइंड करना है वो कहां से कहां तक का φ2 है? जो φ2 मैं फाइंड करना चाह रहा हूं वो IYN से लेके इस पॉइंट तक का है, यहां से यहां तक का है। दिस इज माय φ2। इसकी वैल्यू पता करनी है। कितना दिख रहा है φ2? देखिए φ2 मतलब VYB से लेके IY तक, VYB से लेके IY तक। IYN है एक्चुअल में, बट IYN जो है वो IY के बराबर है, क्योंकि IYN फेज करंट है, IY लाइन करंट है। क्लियर? इनके बीच का टोटल फेज एंगल φ2 कितना दिख रहा है? 30 प्लस 5। लिख दीजिए इसको। तो φ2 इज 30 प्लस 5। कंप्लीट कहानी। यही तो पूछ रहा था आपको इतनी देर से। ठीक है, तो cos φ1 φ2 दोनों की वैल्यू मिल गई है। चलो अब इसको चेक करते हैं। सो नाउ वी विल गेट W1 इज इक्वल्स टू VL IL cos φ1। φ1 की जगह आप लिखेंगे 30 माइनस 5 एंड रीडिंग ऑफ W2 विल बी VL IL cos 30 प्लस 5। दो रीडिंग्स आ गई आपके पास वॉटमीटर्स की। यहां से कहानी शुरू होती है एक्चुअल में। यहां तक जो था वो तो बहुत ही बेसिक पार्ट था। नाउ मेक देम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए यही दो वॉटमीटर्स क्या क्या बता सकते हैं। ये दोनों वॉटमीटर की हेल्प से आप सिर्फ पावर नहीं, पावर फैक्टर भी फाइंड कर सकते हो, फेज एंगल भी फाइंड कर सकते हो। यही इस डेरिवेशन के अंदर बताना चाह रहा है, उसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से अब एक्चुअल कहानी शुरू होगी। हाँ जी, दोनों वॉटमीटर की इंडिविजुअल रीडिंग तो मिल गई, लेकिन अननोन फाइज के फॉर्म में मिली है। ठीक है, करना क्या है? चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये वॉटमीटर क्या सिर्फ एक्टिव पावर ही शो करेगा, 3 फेज का एक्टिव पावर शो करेगा कि सर सिंगल फेज का शो करेगा, वो तो बताओ।
चलो देखते हैं थ्री फेज का एक्टिव पावर दिखा रहा है कि नहीं एज पर द ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यानी कि जब हम लोग यहां पर W1 प्लस W2 लिखेंगे तो राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा होगा, VL IL cos 30 माइनस पाई प्लस VL IL cos 30 प्लस पाई। अब भाई यहां से VL IL को कॉमन ले लो आप, तो cos C प्लस cos D जैसा कनेक्शन आपको दिखाई देगा। मतलब यहां कनेक्शन दिखाई देगा। VL IL को अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर बचेगा cos 30 माइनस पाई प्लस cos 30 प्लस पाई। अब देखिए दिस इज cos C, दिस इज cos D। ये पूरा C का एक्सप्रेशन है, ये पूरा D का एक्सप्रेशन है। अब बन गया ना cos C प्लस cos D का एक्सप्रेशन। क्या आउटपुट होता है whenever we do cos C प्लस cos D? तो 2 cos C प्लस D बाई 2, देखो cos C प्लस cos D का एक्सप्रेशन होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। क्लियर? यही एक्सप्रेशन निकल के आता है ना यहां से। इसी को बस आपको वैल्यू के साथ लिखना है। कैसे लिखोगे? तो देयरफॉर वी विल राइट VL IL, देखिए 2 टाइम्स ऑफ cos C में क्या एक्सप्रेशन आएगा, 30 माइनस पाई प्लस D में क्या एक्सप्रेशन है, 30 प्लस 5 बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। तो C कितना है, 30 माइनस 5 माइनस 30 अगेन माइनस 5 बाई 2। क्लियर? देखिए C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2। सॉल्व करते हैं दोनों को। क्या एक्सप्रेशन बचता है यहां से, 30 प्लस 30 60 हो गया, माइनस माइनस 5 दोनों कट गया, 60 बाई 2 दैट इज 30। तो यहां से बचेगा VL IL 2 इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ यहां क्या कितना बचता है, देखिए माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस 5, माइनस 2 5, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस 5। तो cos ऑफ माइनस 5 लिखोगे। आपको सबको पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो ये बचेगा यहां से VL IL 2 cos 30 कितना होता है, √3 बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया इससे, तो ठीक है, इनटू cos ऑफ 5, cos माइनस 5 इज cos 5। ओके ठीक है। सो देयरफॉर एक्सप्रेशन आ जाएगा यहां से √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos ऑफ 5। किससे निकल के आया, W1 प्लस W2 करने से। तो ये किसका एक्सप्रेशन है, कल की क्लास में पढ़े हुए हो आप लोग ऑलरेडी। एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन पढ़े हो आप 3 फेज के अंदर, और मैंने बताया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्शन ये एक्सप्रेशन सेम ही रहता है। स्टार कनेक्शन में भी ये एक्सप्रेशन होगा और डेल्टा कनेक्शन का भी एक्सप्रेशन यही होगा, √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos 5 वोल्ट एम्पियर एक्टिव, दैट इज इन वॉट्स। देखिए तो इसका मतलब कि ये बात तो बिल्कुल प्रूफ हो जाती है कि ये 2 वॉटमीटर्स मिल करके पूरा 3 फेज पावर का मेजरमेंट कर रहे हैं। यहीं पर इसका प्रूफ है। ठीक है भाई, दिस शोज दैट सम ऑफ these 2 wattmeter readings will provide the measurement of measure of 3 phase पावर, जो कि बाय डिफॉल्ट एक्टिव पावर है। हाँ जी, तो आपको करना यह है सिंपली कि ये 2 वॉटमीटर को कनेक्ट करना है। ये दोनों इंडिविजुअली जो दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल के समय की बात बता रहा हूं। ये दोनों वॉटमीटर की जितनी भी रीडिंग आ रही है, दोनों का बेसिक सम कर दीजिएगा। आपको टोटल 3 फेज पावर वहां कितना है, उस सर्किट में कितना डिसिपेट हो रहा है, पता चल जाएगा।
एक तरीका। क्या ये सिर्फ 3 फेज पावर ही दिखा सकता है या रिएक्टिव पावर भी दिखा पाएगा, यानी कि 3 फेज एक्टिव पावर ही खाली दिखाएगा या रिएक्टिव भी दिखा पाएगा? अब आप बोलोगे कि सर ये कैसी बात करो, वॉट मीटर है, वॉट्स में ही रीडिंग देगा, तो रिएक्टिव कैसे बताएगा? रिएक्टिव बता रहा होता तो VAR में रीडिंग देखता। लेकिन देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आगे देखते हैं। इफ वी सब्ट्रैक्ट, तो एक बड़ा मिथ ये होता है कि वॉट मीटर जो होता है 3 फेज में 2 वॉट मीटर मेथड जो है वो खाली एक्टिव पावर ही शो करता है। ऐसा नहीं है, वो रिएक्टिव पावर भी शो करेगा। कैसे शो करेगा देखिए, इफ वी सब्ट्रैक्ट W1 माइनस W2, अब ये करके देखिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 है अपने पास। चलिए लेट्स डू इट। W1 माइनस W2 क्या आएगा यहां से? VL शॉर्ट में करते हैं, इसको कॉमन रख लेते हैं। इन ब्रैकेट वी विल हैव cos 30 माइनस 5 माइनस cos 30 प्लस 5। अब ये हो गया cos C माइनस cos D। इस बार साइन का फॉर्म आता है यहां से, ठीक है। किसका फॉर्म आएगा? साइन का फॉर्म आएगा। कैसा है ये? cos ऑफ C माइनस cos ऑफ D इज गिवन एज, तो माइनस ऑफ 2 साइन C प्लस D बाई 2, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना आप, ठीक है। लिख दीजिए इसको, माइनस ऑफ 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको याद रहेंगी तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, है ना, इन चीजों के लिए। चलिए डन, तो इसको लिखते हैं। सो वी विल गेट W1 माइनस W2 इक्वल्स टू VLIL तो कॉमन है, अंदर बचेगा मेरे पास माइनस ऑफ 2 साइन, अब देखिए C माइनस D बाई 2 और C प्लस D बाई 2 दो चीजें हैं। C प्लस D बाई 2 में क्या आएगा सोचिए, दिस होल थिंग इज C, दिस होल थिंग इज D। जब मैं C प्लस D करूंगा तो 30 प्लस 30, हाँ, तो ये कितना हो गया 60, और माइनस 5 प्लस 5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 60 बाई 2 दैट विल बी 30, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं माइनस 2 साइन 30 डिग्री, ओके। और इस तरफ देखिए इंटू साइन C माइनस D बाई 2, C माइनस D करूंगा तो माइनस 2 5 बाई 2 हो जाएगा, 30 तो कैंसिल आउट हो गया, C माइनस D, 30 और 30 कैंसिल, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाई 2 तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से बचेगा साइन ऑफ माइनस 5, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि वो माइनस साइन निकल के बाहर आएगा, इस 2 का नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर देगा। तो वी विल गेट W1 माइनस W2 इज इक्वल टू VLIL इंटू 2 साइन 30 डिग्री इंटू साइन 5, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू, अच्छा ये नेगेटिव साइन कैसे हटा, ये समझ गए ना, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन बाहर निकल के आया, उस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। साइन 30 जल्दी 1 बाई 2, सो वी विल गेट W1 माइनस W2 इज इक्वल टू VLIL। अब 1 बाई 2 हुआ तो वो दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहां से बचा साइन थीटा या साइन 5। अब बोलिए कौन सा वाला पावर आया ये निकल के? रिएक्टिव पावर आया ना, सिंगल फेज रिएक्टिव पावर आया, 3 फेज नहीं। बट हाँ, रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन मिला, यानी कि अगर आप एक वॉट मीटर रीडिंग में से दूसरी वॉट मीटर रीडिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन इट प्रोवाइड्स यू द रिएक्टिव पावर रीडिंग ऑफ द सर्किट। रिएक्टिव पावर आपको रीडिंग शो करेगा ये, ठीक है। साइन 30 1 बाई 2 यहां पुट किया, उससे कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन भी हमको मिलता है। ये फाइंड करके क्या मिला, एक्चुअल में पावर फैक्टर निकालना था मुझको, उसके लिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। मुझे ये भी शो करना है कि इसी वॉट मीटर की रीडिंग के हेल्प से कोई पावर फैक्टर भी पता कर सकता है, फेज एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे? चलो उसको देखते हैं। मान लो पावर फैक्टर निकालना है, एक काम करते हैं, इक्वेशन का नेमिंग कर दीजिए। एडिशन का एक इक्वेशन आया ना, इसको थर्ड बना दीजिए, और सब्ट्रैक्शन का एक इक्वेशन आया, इसको फोर्थ बना दीजिए। अब इक्वेशन 3 और 4 का देखिए, साइन बाई कॉस करेंगे तो 10 आएगा, हमको पता है, तो 4 बाई 3 कर दीजिए। इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3। ध्यान से देखिएगा कैसे पावर फैक्टर आता है इसी वॉट मीटर की रीडिंग से, वो समझ आएगा। इक्वेशन 4 में क्या आया? इक्वेशन 4 में आया हमारे पास W1 माइनस W2,
इक्वेशन 3 में क्या था, W1 प्लस W2, ये सब कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। व्हाट अबाउट द RHS, RHS में क्या आया, देखिए RHS में यहाँ पर आया सिंगल फेज का VR रीडिंग, दैट इज VL IL sin फाई, ठीक है। और उसमें क्या आया था, √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos फाई आया था, जब मैंने दोनों वॉटमीटर की रीडिंग को सम किया तब। तो दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट देखो, देखो VL IL कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 बचा, और इसको रिड्यूस करूंगा तो ये बन जाएगा tan थीटा बन जाएगा, कितना बन जाएगा, tan थीटा। सो आई कैन से कि W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ऑफ tan फाई। ठीक, क्या फाइंड करना है, फाई फाइंड करना है मुझको ये देखना है कि फेज एंगल वहां से कितना आ रहा है, तो √3 को उधर भेज दीजिए। सो इट विल बी √3 टाइम्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 इज इक्वल टू tan फाई। और आई कैन से कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, और वी कैन से फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 टाइम्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सप्रेशन, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, काम का एक्सप्रेशन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दिस शोज, इससे क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि अगर हमारे पास वॉटमीटर की रीडिंग्स अवेलेबल है, दोनों वॉटमीटर रीडिंग, तो उसका अगर tan इनवर्स इंटू √3 कर देते हैं इस फॉर्म में रख के उसको, तो हमको फाई भी मिल जाएगा सर्किट का। दिस शोज दैट फेज एंगल कैन ऑल्सो बी calculated using wattmeter readings। वॉटमीटर की रीडिंग देखो इतनी काम की है, वॉटमीटर्स की रीडिंग इतनी काम की। अब एक आखिरी चीज और बता देता हूं, ऑल्सो cos of phi, that is cos of this whole thing, tan inverse √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 अगर आप करते हो, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का अगर आप कोसाइन निकाल देते हो, तो यही तो पावर फैक्टर है। तो ये मतलब डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन आपको पावर फैक्टर कैलकुलेट भी करवा सकता है। ये सब के सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सप्रेशन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। और इसके बाद ये जो दो एक्सप्रेशंस निकल के आए, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, AJE के एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, जहां आपको पूछता है कि वॉटमीटर रीडिंग का सम करने से क्या निकल के आता है एंड ऑल, सब्ट्रैक्शन करने से क्या कैलकुलेट होके आता है, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो है वो निकल करके आए, और इससे हमको ये समझ में आ गया कि वॉटमीटर, अगर आपने 2 वॉटमीटर भी लगाया हुआ है 3 फेज बैलेंस सिस्टम के लिए, तो भी इन दैट केस आप इतनी सारी चीजें उनकी केवल उनकी रीडिंग के हेल्प से पता कर सकते हो। रीडिंग्स का सम किया तो 3 फेज एक्टिव पावर पता चला, रीडिंग का सब्ट्रैक्शन किया तो सिंगल फेज का रिएक्टिव पावर पता चला हमको वहां का। रीडिंग्स का अगर हम लोगों ने tan इनवर्स √3 से मल्टीप्लाई करके इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो फाई भी निकल के आ गया, और इसी पूरे एक्सप्रेशन का अगर कोसाइन निकाल दूं तो cos फाई, दैट मीन्स पावर फैक्टर भी पता चल गया। तो इतना खास होता है एक वॉटमीटर रीडिंग पता करना, मतलब 2 वॉटमीटर के होने से ये सारा चीज आप कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2 वॉटमीटर मेथड फॉर स्टार कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। लीडिंग पावर फैक्टर लोड का आप कोशिश करिए खुद से डिराइव करने का, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। मेथड पूरा सेम है, एक्सप्रेशन बिल्कुल यही आएगा, इस एक्सप्रेशन में कुछ नहीं चेंज होगा, देखिएगा सेम ऐसी एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन सॉल्व करना इज इंपॉर्टेंट, खाली देख के लिखना नहीं है। आप कैसे बनाएंगे मैं वो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं कि कैसे आप लीडिंग पावर फैक्टर वाले केस के लिए जाएंगे। देखिए एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, कि जब लीडिंग की कंडीशन आएगी तो आप IRN को ऊपर दिखाएंगे, मतलब VRN से ऊपर लीड करता हुआ दिखाएंगे बाय फाई एंगल। तो हो सकता है कि इनिशियल कंडीशन पर आपका φ1 जो है वो 30 प्लस फाई निकल के आए, और φ2 जो है 30 माइनस फाई निकल के आए, इतना ही अंतर होगा, ठीक है।
क्योंकि हर जगह पे करंट क्या होगी, लीड करेगी वोल्टेज से, क्योंकि अब इंडक्टिव की जगह पे कैपेसिटिव लोड आएगा। तो कैपेसिटिव लोड आएगा तो करंट को आप लैग करता हुआ थोड़ी ना दिखाएंगे वोल्टेज से, आप करंट को आप यहां कहीं दिखाएंगे ऐसे लीड करता हुआ हर फेज में, ठीक है। तो जब करंट 5 डिग्री लीड करेगी तो VRB और IR के बीच का जो फेज एंगल होगा वो 30 + 5 आएगा। इस बार क्या आया था 30 - 5, बस इतने का ही डिफरेंस होगा। उसको पुट करके पूरा वैसे ही सॉल्व करिएगा जैसे मैंने बताया था, और देखिएगा आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे ही निकल के आएगा। लेकिन इससे होगा ये चीज कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक। कल की क्लास में मिलूंगा आपको, डायरेक्टली डेल्टा का पोर्शन जो है वो करवाऊंगा, और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसके जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले यूज होते हुए दिखेंगे सवालों के अंदर। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर से बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो PDF है अभी के अभी मैं अपलोड कर देता हूँ इस वीडियो लेक्चर के साथ। तो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वाचिंग दिस सीरीज। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में विद डेल्टा कनेक्टेड टू वॉटमीटर मेथड। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।